गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ हीट एक्शन प्लान्स। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हर समर सीज़न में हमें जो है हीट अलर्ट्स आते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। तो ये हीट वेव कंडीशंस जो हैं, कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होंगी। तो हीट वेव्स होती क्या हैं? ये पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स होते हैं। जनरली जो हीट वेव्स होती हैं वो मार्च से जून के पीरियड में होती हैं इंडिया में, और नॉर्दर्न इंडिया में खासकर 5 से 6 हीट वेव इवेंट्स हर साल आते हैं। हीट वेव की कुछ कंडीशंस होती हैं डिक्लेयर करने की, जैसे कि जब मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी स्टेशन का 40 डिग्री सेल्सियस मिनिमम पहुंच जाए प्लेन्स में, और 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए हिली रीजन्स में, तो हम हीट वेव को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। तो जब हीट बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो बॉडी की एबिलिटी जो है रेगुलेट करने की टेम्परेचर को, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो कैसे टैकल किया जाता है हीट वेव को? तो गवर्नमेंट जो है वो हीट एक्शन प्लान्स बनाती है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी लेवल पर। ठीक है। प्रिपेयर करती है अपने आप को, और ताकि जो है इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम हीट को कम किया जा सके। तो ये प्लान्स कैसे बनाए जाते हैं? तो एक जनरल पैटर्न फॉलो किया जाता है रीजन का हीट प्रोफाइल देखकर। ईयरली ट्रेंड बनाए जाते हैं कि समर में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है किस पर्टिकुलर रीजन में, और फिर रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि कैसे इसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। ठीक है। सभी डिपार्टमेंट्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स को आउटलाइन किया जाता है। जो हीट एक्शन प्लान्स हैं वो टिपिकली को कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स होते हैं। पब्लिक को अलर्ट करना, एजुकेट करना, हीट शेल्टर्स बनाना, कूलिंग सेंटर्स बनाना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना, हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन करना। फिर और भी जो है लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं, जैसे कि अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ की बनाई जाती है, ताकि जैसे कि ट्री प्लांटिंग करना, हीट रेजिस्टेंट बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ करना, कूल रूफिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, ताकि सोलर एब्जॉर्प्शन कम की जा सके। तो ये सब कुछ जो है ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। पर फिर भी जो है इम्पैक्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि जो है डिसएग्रीगेटेड स्केल पर जो है ये हीट वेव एक्शन प्लान्स बनाए जाते हैं, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या सिटीज़ लेवल पर। और हीट वेव कैसे डिक्लेयर करनी है उसका कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता। तो मेथड्स भी जो अडॉप्ट किए जाते हैं वो इनकन्सिस्टेंट होते हैं। कई जगहों पर बहुत अच्छे से जो है अडॉप्ट किए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, कई जगहों पर नहीं किए जाते हैं। और टारगेटेड इंटरवेंशंस की भी कमी है। ठीक है, कि मतलब वल्नरेबल पॉपुलेशंस को जो है कैसे पर्टिकुलरली हम बचा के रखें। लोकल गवर्नमेंट्स की जो है एक तो प्रायोरिटीज़ में भी कम आता है ये हीट वेव एक्शन प्लान, और उनकी कैपेसिटी भी जो है वो उतनी होती नहीं है। स्टैंड अलोन प्लान्स जो बनाए जाते हैं उनके पास पैसा भी इतना नहीं होता कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, हैवी रेनफॉल इन यूएई। ये टॉपिक भी इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यूएई में हैवीएस्ट रेन एवर रिकॉर्ड की गई है, हिस्टोरिक वेदर इवेंट, जो कि अभी तक कभी भी इतना नहीं जो है रेन हुई वहाँ पर। तो लगभग 142 मिलीमीटर ऑफ रेन जो है वो दुबई में एक ही दिन में हो गई, जबकि इतनी रेन तो पूरे एक साल में होती है दुबई में। तो ये अनयूजुअल वेदर इवेंट में 94.7 mm रेनफॉल जो है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखी गई। तो ये हैवी रेन्स हुई क्यों है? बेसिकली एक स्टॉर्म सिस्टम था जो अरेबियन पेनिनसुला से पास हो रहा था, और उसने सारा जो है अपना मॉइस्चर जो है दुबई में ही ड्रॉप कर दिया। तो कई तो लोग ये कह रहे हैं कि रेन्स जो है वो क्लाउड सीडिंग की वजह से भी हो सकती है, मतलब कि सॉल्ट मिक्सचर जब क्लाउड में स्प्रे किए जाते हैं इधर प्लेन के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू, तो जो है क्लाउड्स की कंडेंसेशन जो है वो होने लगती है, और जो है उसकी वजह से रेनफॉल हो जाती है। लेकिन क्लाइमेट चेंज को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो भी इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जितनी बार 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा एवरेज, तो लगभग एटमॉस्फेयर 7% मोर मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, और वो ऑफ कोर्स उतनी ही वो रेनफॉल में कन्वर्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पोर्चुगीज़ नेशनैलिटी ऑफ गोवंस। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2022 के एक मेमोरेंडम जो कि MEA ने इशू किया है, उससे लगभग 100 गोवा के लोगों का जो है पासपोर्ट रिवोक कर दिया गया है। तो ये मेमोरेंडम कह रहा है कि इंडियन पासपोर्ट को सरेंडर किया जा रहा है, क्योंकि जो है पर्सन ने फॉरेन नेशनैलिटी ली हुई है। ठीक है। तो सेक्शन 10 जो है पासपोर्ट एक्ट का कहता है कि पासपोर्ट्स को रिवोक कर दिया जाएगा अगर आपने जो है कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन सप्रेस की है अबाउट ऑब्टेनिंग फॉरेन नेशनैलिटी। ठीक है। तो इन इंडिविजुअल्स को फिर OCI जो होता है आपका ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वो भी नहीं मिलता, फिर उनको जो है इंडिया में वीज़ा लेकर जो है वो आना पड़ता है। ठीक है। तो हुआ क्या है
कि पोर्चुगल जो है वो गोवा में उन लोगों को जो कि दिसंबर 1961 से पहले बॉर्न हुए हैं और उनकी दो आगे की फ्यूचर जनरेशन्स को पोर्चुगीज़ सिटीज़नशिप ऑफ़र करता है। तो पोर्चुगीज़ पासपोर्ट जो है होल्डर होते हैं उनको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है कई सारी कंट्रीज़ में, जैसे यूके या ईयू में। तो क्या होता है कि कई गोवा के लोग जो हैं वो अपने आप को जाकर लिस्बन में रजिस्टर करा लेते हैं और पोर्चुगीज़ सिटीज़नशिप ले लेते हैं ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उनको बाकी कंट्रीज़ में भी मिल सकें। तो वो बताते नहीं हैं ये फैक्ट कि उन्होंने वहाँ पर जो है पोर्चुगीज़ सिटीज़नशिप ले ली है, तो लेकिन वो फिर भी जो है इंडियन पासपोर्ट को होल्ड करते हैं। तो इसीलिए जो है उनकी जो ऐसे 100 गोवा के लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जिन्होंने ऐसे सिटीज़नशिप ली पोर्चुगल की, और अब उनके जो है पासपोर्ट्स को रिवोक किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चाइनाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड चैलेंजेस। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाइना ने रिसेंटली रिपोर्ट किया है स्ट्रॉन्गर दैन प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 5.3%, जबकि कितने चैलेंजेस जो है चाइना फेस कर रहा है। तो चाइना जो है का कहना है कि उनके सर्विसेज सेक्टर में एक्सपेंशन देखने को मिली है, एक्सटर्नल डिमांड भी बूस्ट हुई है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, गवर्नमेंट सपोर्ट से जो है चाइना की फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट भी जो है वो ग्रो हुई है। चाइना के पास बहुत सारे जो है चैलेंजेस हैं इकोनॉमी को, जो यूएस के साथ ट्रेड वॉर चल रही है, स्लो डाउन हो रही है कई इकोनॉमीज़, खासकर जर्मनी जैसी इकोनॉमीज़ में, और चाइना की जो रियल एस्टेट मार्केट है वहाँ पर सरप्लस स्टक पड़ा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टक पड़े हैं, तो प्रॉपर्टी मार्केट ट्रबल्ड है, हाई डेट लेवल पहुँच चुके हैं, जो है पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में स्लो आ गया है, वीक ग्लोबल डिमांड है, ठीक है, जियो इकोनॉमिक टेंशंस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वर्ल्ड बैंक ने जो इतनी ग्रोथ फॉरकास्ट की थी उससे ज़्यादा ग्रोथ जो है चाइना ने रिपोर्ट की है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को रीएलोकेट किया ट्रबल्ड रियल एस्टेट से जो है शिफ्ट करके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। तो 5% से ऊपर की ग्रोथ रिपोर्ट करना $18.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए एक रिमार्केबल है, जबकि ये देखा गया है कि पिछले 3 डेकेड में 10% से ज़्यादा की ग्रोथ जो है वो 1978 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद चाइना ने रिपोर्ट की है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अश्वगंधा। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अश्वगंधा जो है पॉपुलैरिटी में इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में और अब्रॉड दोनों में। तो इंडियन जेनसिंग या फिर इंडियन विंटर चेरी कहते हैं इसको, ये एवरग्रीन श्रब है जो कि नेटिव है इंडिया का, नदर्न अफ्रीका का और मिडल ईस्ट का। तो इसका नाम अश्वगंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो रूट्स होती हैं उनकी स्मेल वेट हॉर्स की तरह होती है। तो अश्व मतलब हॉर्स, गंधा मतलब स्मेल। तो इसको मेडिसिनल प्लांट की तरह आयुर्वेदा में यूज़ किया जाता है। अडेप्टोजन है, मतलब बॉडी को ये हेल्प करता है स्ट्रेस रिलीफ करने में, स्ट्रेसर्स से डील करने में, और बैलेंस रिस्टोर करता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, एनर्जी इंक्रीज़ करता है, एंग्जाइटी को जो है कम करता है, पेन कम करता है, स्लीप को इम्प्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रूल्स चेंज किए हैं फेमा में और अलाउ कर दिया है 100% FDI स्पेस सेक्टर में कुछ 3 कैटेगरी ऑफ लिबरलाइज एंट्री राउट्स में। तो FDI क्या होती है? एक पार्टी जो जब दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है और वो एक लास्टिंग इंटरेस्ट इस्टेब्लिश करना चाहती है, प्रॉपर डे टू डे ऑपरेशंस में वहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहती है, तो उसको हम FDI कहते हैं। तो FDI जो है वो FDI पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो रेगुलेट होती है, खासकर फेमा के जो है प्रोविजंस द्वारा। FDI इंडिया में या तो ऑटोमेटिक राउट से आती है, मतलब कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर गवर्नमेंट अप्रूवल के राउट से आती है। ऑटोमेटिक राउट जो है उसमें नॉन रेजिडेंट या इंडियन कंपनी जो है उनको कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है RBI या गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट राउट में अप्रूवल मैंडेटरी होता है। एप्लीकेशन फाइल करो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल से, फिर जिस भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में आपने एप्लीकेशन फाइल की है वो DPIIT से कंसल्ट करके एक्शन लेते हैं उसके हिसाब से अप्रूवल या रिजेक्शन का, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहाँ पर तो टोटल ही बैन है FDI, जैसे एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, गैम्बलिंग या बैटिंग बिजनेस, लॉटरीज, चिट फंड में इन्वेस्टमेंट, निधि कंपनी, एग्रीकल्चरल या प्लांटिंग एक्टिविटीज़, हाउसिंग या रियल एस्टेट, सिगार, सिगरेट, इन सब में जो है टोटली बैन है। तो स्पेस सेक्टर में जो है 100% FDI खोली गई है 3 कैटेगरीज ऑफ लिबरलाइज एंट्री राउट्स में। ये ऐसा किया जा रहा है क्योंकि टेस्ला चीफ इलॉन मस्क जो है वो इंडिया में विजिट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। 100% FDI जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन में सेट ऑफ सैटेलाइट्स में खोली गई है। तो
मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ऑफ सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स, ग्राउंड सेगमेंट या यूज़र सेगमेंट में 100% एफडीआई खोली गई है। 74% तो उसमें जो है वो ऑटोमेटिक राउट से होगी और उससे बियॉन्ड जो है उसमें गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा। तो एफडीआई जो है वो परमिट की गई है 49% लॉन्च व्हीकल्स या एसोसिएटेड सिस्टम या सब सिस्टम्स बनाने के लिए, कंपोनेंट्स या सिस्टम्स और सब सिस्टम्स ऑफ सैटेलाइट बनाने के लिए 100% ऑटोमेटिक राउट रखा गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टैक्योन्स। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिजिसिस्ट ने रिसेंटली एक रेडिकल आइडिया दिया है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो डोमिनेटेड बाय टैक्योन्स है। टैक्योन्स क्या होते हैं? एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जो कि लाइट से भी तेज़ जो है मूव करते हैं। तो बेसिकली ये हाइपोथेटिकल्स साइबरटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ मूव करते हैं और टैक्योन्स को आज तक कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया है। इसका मास भी जो है इमेजिनरी है और इसका मास जो है वो स्क्वायर करके नेगेटिव वैल्यू में आता है। तो मतलब ये इनफाइनाइट या फिर जो है वो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि ये इतनी तेज़ ट्रैवल करता है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ ट्रैवल करता है और विदाउट वायलेटिंग एनी लॉज ऑफ फिजिक्स, जो कि हम अभी करंटली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएन विमेन। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 6 महीने जो हो चुके हैं गाज़ा वॉर को और उसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो डिस्प्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट कर रहा है विमेन को। ये एक यूएन विमेन की रिपोर्ट कह रही है। तो यूएन की एक ये एंटिटी है यूएन विमेन जो कि जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ विमेन को डेडिकेटेड है। 2010 में यूएन जनरल असेंबली ने किया था यूएन विमेन को। पार्ट ऑफ यूएन रिफॉर्म एजेंडा है ऑफकोर्स। ये ग्लोबल चैम्पियन है विमेन और गर्ल्स का। इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज़ को सपोर्ट करना, मेंबर स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने देना ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और यूएन सिस्टम को जेंडर इक्वालिटी के साथ जो है लीड करना और कोऑर्डिनेट करना, ये सब इसके मेन रोल्स हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक रियलिटी बनाना भी ऑफ कोर्स जो है यूएन विमेन का एक जो है ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंटल दोनों पार्टनर्स के साथ ये वर्क करता है। इसके पास 2 फंड्स हैं जिसके थ्रू ये फाइनेंस भी देता है, फंड फॉर जेंडर इक्वालिटी और यूएन ट्रस्ट फंड फॉर टू एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन। यूएन विमेन जो है वो रेगुलर इन्फॉर्मेशन जो है विमेन राइट्स पर जनरल असेंबली, इकोसॉक और सिक्योरिटी काउंसिल को भी देता रहता है। ठीक है, सो यूएन सेक्रेटरी जनरल के डेटाबेस ऑन वायलेंस अगेंस्ट विमेन को भी मेंटेन करने का काम यूएन विमेन ही करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बी वायरस। ये टॉपिक इन्वायरमेंट और सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक 37-year-old मैन जो कि वाइल्ड मंकी से वुंडेड हुआ था हांगकांग में, उसे बी वायरस इन्फेक्शन हो गई है। तो बी वायरस जो है बेसिकली हर्पीज़ बी वायरस है। ये अकेला आइडेंटिफाइड ओल्ड वर्ल्ड मंकी हर्पीज़ वायरस है। इसमें जो है एनिमल्स तो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं लेकिन इससे जो है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक है, और ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है बाइट से, स्क्रैच से या किसी भी तरह से इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड्स ऑफ द मंकीज से या एनिमल से। इन्फेक्शन जो है ह्यूमंस में रेयर होती है लेकिन फेटल होती है। तो इसमें फीवर, हेडेक, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साइंस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो 2 से लेकर 30 दिन के बीच में ही जो है दिखने को मिल जाते हैं। कोई भी वैक्सीन इसमें करंटली अभी तक नहीं है इस वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैन 5 CV। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़, इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नाइजीरिया ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया है फाइट अगेंस्ट मेनिंगाइटिस में और वो फर्स्ट कंट्री बनी है वर्ल्ड की जिसमें एक न्यू हाईली इफेक्टिव वैक्सीन मैन 5 CV जो है इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये मैन 5 CV वैक्सीन जो है A, C, W, Y और X सभी तरह के जो है स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करती है मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के। तो इसको WHO ने भी रिकमेंड किया है और इसको गावी अलायंस ने फंड किया है इस वैक्सीन को बनाने में। तो मेनिंगाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन्स होती है। तो ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, चाहे वायरल, बैक्टीरियल, फंगल या पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से। तो इसमें हेडेक होता है, फीवर, स्टिफ नेक होता है। तो एक रीजन है 26 कंट्रीज़ का अफ्रीकन मेनिंगाइटिस बेल्ट जिसमें नाइजीरिया भी आता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये डिजीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवेल्यूएशन। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये स्पेस प्लेटफॉर्म इनॉग्रेट किया गया है DRDO सेक्रेटरी द्वारा, चेयरमैन ऑफ DRDO द्वारा। तो ये जो है नेवल फिजिकल और ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी जो है DRDO की उन्होंने सेटअप किया है। इसको डिज़ाइन किया गया है एज अ प्रीमियर टेस्टिंग और इवेल्यूएशन हब फॉर सोनार सिस्टम्स। तो इसमें 2 तरह की असेंबली जो होंगी, एक प्लेटफॉर्म होगा जो कि वाटर सरफेस पर फ्लोट करेगा, दूसरा होगा सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म जो कि लगभग 100 मीटर तक की डेप्थ में जा सकेगा। तो इसको क्या यूज़ क्या है? इसके कंप्लीट सोनार सिस्टम को इवेल्यूएट करने का इसका यूज़ है।
क्विकली इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, ईजी रिकवरी की जा सकती है साइंटिफिक पैकेजेस की, जैसे सेंसर्स या ट्रांसड्यूसर्स की। तो ये जो है डेटा प्रोसेसिंग और सैंपल एनालिसिस करेगा मॉडर्न वेल इक्विप्ड साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज के अंदर, जिसमें कि न्यू एंटी सबमरीन वॉरफेयर रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हमें जो है वो डेवलप की जा सकेंगी। सोनार क्या होता है? सोनार बेसिकली एक टूल होता है जिसमें साउंड वेव्स जो है वो यूज़ की जाती हैं ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसी साउंड वेव्स के थ्रू जो है या फिर सोनार के थ्रू जो है नॉटिकल चार्ट्स, अंडर वाटर हज़ार्ड्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सोनार जो है वो ओशनोग्राफी में बहुत ही वाइडली यूज़ होता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India's heat action plans. This topic is important for your environment section. So every summer we are used to getting heat alerts from the Indian Meteorological Department. So this time these alerts have started as early as February, and it is being said that in the next few weeks heat wave conditions will happen more and over the eastern and southern India. So what are these heat waves? So this is a period of abnormally high temperatures. In India, generally heat waves occur between March to June, and on an average 5 to 6 heat wave events occur every year over the northern parts of the country. A heat wave is considered if maximum temperature of a station reaches at least 40 degrees Celsius or more for plains, and at least 30 degrees Celsius or more for hilly regions. So rapid rise in heat gain compromises the body's ability to regulate temperature. That's why it is a threat to human health. So how are we tackling heat waves as of now? So government at various levels, state, district and city, have prepared heat action plans. So heat action plans aim to increase preparedness and lower the adverse impacts of extreme heat by outlining the strategies and measures to prepare for and address the recover from heat waves. So heat wave action plans in India follow a general pattern. So they provide a snapshot of the region's heat profile. They also provide yearly trends in the summer maximum temperature. They also plan recommendations for mitigating and addressing the heat wave impacts, and they also outline the roles and responsibilities of various line departments, including the Disaster Management Authority, Labor Department, and Police. So what do these plans recommend? So there are combination of measures in which early warning systems also play an important role. So basically through these plans public is alerted, educated, heat shelters are built, cooling centers are built, clean drinking water is provided, healthcare workers are trained to deal with this situation, and in long term measures urban planning strategies are made to promote tree planting, heat resistant building materials are used, cool roofing technologies to reduce solar absorption is made so as to decrease indoor temperatures. So what makes it hard for HAPs to or heat action plans to solve the problem effectively? So basically a national threshold is what determines the heat wave today, but uh, the scale of heat wave is disaggregated at state, district and cities level. So no heat wave has been declared based upon the information observed at the local levels. Even the methods which are adopted during these action plans are inconsistent. So the priority to protect the vulnerable population is also missing through targeted interventions, and the local governments neither have the priorities nor they have the capacities to implement these plans. Even the plans which are made, they are not implemented because of limited finance. Okay, so the next topic is heavy rainfall in UAE. This topic is again important for your environment section. So UAE has recorded the heaviest rain ever, which is a historic weather event, and thunderstorms dumped almost more than 142 mm of rain on the desert city of Dubai, which is basically the the rain which Dubai gets in a year and a half. So an average year sees 94.7 mm of rainfall at Dubai International Airport, and this is basically this has uh, breached the yearly limit also. So what led to these rainfalls? So a storm system which was passing from the Arabian Peninsula to the Gulf of Oman created this havoc, and these rains could have been exacerbated by cloud seeding, which is basically spraying salt mixtures in clouds to which results in condensation of the cloud and eventually causing rainfall. So but the climate change
is also responsible for it. So soaring global temperatures are behind the event also, because we know that every 1 degree Celsius rise in average temperatures, atmosphere's ability to hold moisture increases by 7%. Okay, so the next topic is Portuguese nationality of Goans. This topic is important for your governance section. So a November 2022 memorandum issued by MEA has led to revocation of passports of more than 100 Goans in the past few months. So this memorandum says that the Indian passport has been surrendered on account of acquisition of foreign nationality by an erstwhile Indian citizen. So we know that Section 10 of the Passport Act says that if you get a foreign um, citizenship, but you suppress this material information about having obtained foreign nationality, despite having your Indian passport, then the passport will be revoked, and these individuals will not be able to apply for overseas citizenship of India also, and they will be compelled to apply for visa to stay in their land of origin. So you know that Portugal offers citizenship to those Goans who were born before 19th December 1961, and also their two future generations. And people generally take Portuguese citizenship because a Portuguese passport holder gets visa-free entry to several countries, including the UK and EU. So many Goans have been registering themselves as citizens by going to Lisbon and acquiring citizenship there to avail employment and educational opportunities available overseas. So, but they conceal this information, and they continue to hold Indian passport. But when the government gets to know about it, then this passport gets revoked. So the next topic is China's economic growth and challenges. This topic is important for your economy section. So China has recently reported a stronger than projected economic growth of 5.3% in the January to March quarter, despite facing challenges. So as per China's National Bureau of Statistics, this growth was propelled by an expansion in services sector, as well as upbeat external demand boosting export growth, especially in the industrial sector, indicating government support was also there. So China's fixed asset investment has grown by 4.5% in the first 3 months of 2024. So China is facing several challenges at economic front due to trade friction with the US, slowdown in economies of Western Europe, especially Germany, slowdown in consumption, surplus being stuck in real estate, troubled property market, high debt levels, population aging, slower productivity growth, weak global demand, increased geoeconomic tensions. So World Bank had forecasted China's GDP growth at 5.2% in 2023 and to 4.5% in 2024, but the Chinese statistics have beaten these numbers. So it is being said that China has reallocated its investment from troubled real estate to manufacturing sector. So this is remarkable considering that China is a 18.6 trillion dollar economy. So any growth above 5.5% is remarkable for such an economy. So the next topic is Ashwagandha. This topic is important for your environment section. So Ashwagandha is growing in popularity both in India and abroad. So it is also called Indian ginseng or Indian winter cherry. It's an evergreen shrub native to India, Northern Africa and Middle East. So it's because its roots smell like a wet horse. That's why it is named as Ashwagandha. Ashwa for horse and Gandha for smell. So it has been used as a medicinal plant in Ayurveda medicine. So it is often called as adaptogen, meaning it helps the body to adapt to stressors and restore balance. So it also offers other benefits like reducing inflammation, increasing energy, alleviating anxiety, ease pain, and improving sleep. Okay. So the next topic is foreign direct investment. This topic is important for your economy section. So Ministry of Finance has changed rules under the FEMA to allow up to 100% FDI for the space sector through three categories of liberalized entry routes. So what is FDI? So it's an investment from a party in one country into a business or corporation into another country with the intention of establishing a lasting interest. So with FDI, foreign companies are directly involved in day-to-day operations in the other country. So how does FDI enter into India? So it of course is governed by the FDI policy of the Government of India and the provisions of FEMA Act. So there are two routes through which FDI can enter into India. First is the automatic route. The second one is the government approval route. Through automatic route, a non-resident or Indian company does not require prior nod of the RBI or Government of India for FDI.
Through government route, government's approval is mandatory. To file an application through a foreign investment facilitation portal, the company gets the company gets access to single window clearance. Then this application gets forwarded to the respective ministry, which consults with the DPIIT before approval or rejection of the application. But there are certain sectors in which FDI is totally prohibited, like atomic energy generation, gambling or betting business, lotteries, chit funds, Nidhi company, agricultural plantation activities, housing and real estate, cigar, cigarette, any tobacco industry. So FDI in space sector has been allowed just before the visit of Elon Musk to India. So as per the latest notification, 100% FDI has been allowed for the space sector for manufacturing and operation of satellites, satellite data products, ground segment and user segment. Up to 74% would be through automatic route, and government nod would be required for any investment beyond 74%. FDI has also been permitted for 49% for launch vehicles and associated systems or subsystems, and manufacturing of components or and subsystems or subsystems of satellites will also be fully allowed under the government 100% automatic route. So the next topic is tachyons. This topic is important for your science and tech section. So physicists have recently proposed the radical idea that our universe is dominated by tachyons, which are the hypothetical particles which move faster than light. So tachyons are hypothetical subatomic particles which move faster than the speed of light. Tachyons have never been observed, and they are thought to have imaginary mass, which means that their mass is squared is of a negative value, and it implies that they could potentially travel faster than light without violating the laws of physics as we currently understand them. So the next topic is UN Women. This topic is important for your social issues and your international relations. So due to Gaza war, a humanitarian crisis is disproportionately impacting women, as per a new report by UN Women. So what is UN Women? So it's a UN entity dedicated to gender equality and empowerment of women. So in 2010, UN General Assembly created UN Women as part of the UN reform agenda. So it's a global champion for women and girls. Its main roles include support for intergovernmental bodies like the Commission on the Status of Women, and in the formulation of policies and global standards. And it also helps member states to implement these standards. It also leads and coordinates with UN systems work on gender equality. It works globally to make the vision of sustainable development goals a reality. It also works with governmental and non-governmental partners. It has two funds: the Funder Fund for Gender Equality and the UN Trust Fund to End Violence Against Women. UN Women offers regular information on women's rights issues to the General Assembly, ECOSOC and Security Council. It also maintains the UN Secretary General's database on violence against women. So the next topic is bee virus. This topic is important for your social issues and your environment section. So a 37-year-old man has been wounded by a wild monkey in Hong Kong, and he is in intensive care suffering from infection with bee virus. Bee virus is the only identified old world monkey herpes virus. So it's a herpes bee virus. So it is due to, even if infected, the animals remain asymptomatic, and it can cause severe neurological complications. So in humans, it is transmitted through bites, scratches, or contact with infected bodily fluids of the animals. So its infection in humans is rare, but of course potentially fatal. So the common symptoms include fever, headache, localized neurological symptoms. These symptoms also occur near the wound site. Signs of infection in humans usually develop within 2 to 30 days. Currently, no vaccines are there to protect humans against bee virus infection. So the next topic is MEN5CV. This topic is important for your environment and your social issues. So Nigeria has taken a historic step in fight against meningitis, and it has become the first country in the world to introduce a new highly effective vaccine called MEN5CV. So it protects against the strains ACWYX of the Meningococcus bacteria.
vaccine has also been recommended by WHO, and it has been funded by the Gavi Alliance. So, what is meningitis? It is the inflammation of the membranes which surround and protect the brain and spinal cord. So, it can happen due to multiple causes like viral, bacterial, fungal, or parasitical infections. So, the symptoms include headache, fever, and stiff neck. And there is a region of 26 countries which is known to have which is also called the African meningitis belt, and of course Nigeria is part of that belt. So the next topic is submersible platform for acoustic characterization and evaluation. So this topic is important for your security section. So a state-of-the-art submersible platform for acoustic characterization and evaluation was inaugurated by Secretary of DRDO and Chairman of DRDO in Kerala. So this space has been set up by Naval Physical and Oceanographic Laboratory of DRDO, and it has been designed as a premier testing and evaluation hub for sonar systems. So it will consist of two distinct assemblages. Once there is one platform which floats on the water surface, and there is a submersible platform which can go to any depth up to 100 meters. So it will be used for the evaluation of a complete sonar system, and it will be quickly deployed. It will have easy recovery of scientific packages like sensors and transducers. It will be suitable for survey, sampling, and data collection of air, surface, midwater, and reservoir flow parameters. So it will also help in a new era of anti-submarine warfare research capabilities. So what is sonar? Sonar is basically sound navigation and ranging, and it is a tool which uses sound waves to explore the ocean. So scientists primarily use sonar to develop nautical charts, locate underwater hazards to navigation, search for and identify objects in the water column and on the sea floor like shipwrecks, and map the sea floor itself. So sonar is being used for oceanography because sound waves travel farther in the water than radar and light waves can. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.